नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो कुछ समय पहले हमने हिंदी पेडागोजी या फिर हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित 500 प्रश्न अपलोड किए हैं, जिसमें आपको 150, 150 और 150 यानी कि 3 वीडियो आपको 150 प्रश्नों की मिलेगी, जिसमें 450 प्रश्न इंक्लूड किए हैं और 50 प्रश्न की एक अलग वीडियो बनाई है। तो टोटल 500 प्रश्न अभी तक हम आपको दे चुके हैं। तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा। उन्हीं में से छाटे गए ये 30 प्रश्न हैं जो कि आज एक टेस्ट के रूप में आपको दिए जा रहे हैं। तो इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आपको इन चारों वीडियो को देखना है, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप हर एक प्रश्न का अच्छे से और आसानी से आंसर दे सके। वो जो वीडियो है 1 लाइनर है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यदि आपने नहीं देखा होगा तो और देख लिया होगा तो यहाँ पर आप 30 में से 30 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित। मेथड शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो मेथड शब्द है दोस्तों, ये किस भाषा से लिया गया है? जर्मन, फ्रेंच, चीनी या फिर लैटिन? सरल सा प्रश्न है, इसका आंसर आपको पता होगा। ये लैटिन भाषा से लिया गया है। विधि अंग्रेजी भाषा के मेथड शब्द का पर्याय है और मेथड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मोड़, माध्यम या फिर रास्ता। याद रखिएगा, यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। आप कमेंट्स के माध्यम से या फिर अपनी कॉपी में आंसर लिखकर अंत में हमें बता सकते हैं कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए। दूसरा प्रश्न, प्रायोजना विधि के प्रवर्तक माना गया है। किसको माना गया है? हेनरी किलपैट्रिक को, डीवी को, मोरविन को या फिर सभी को? तो याद रखिएगा, यह हेनरी किलपैट्रिक को प्रायोजना विधि के प्रवर्तक माना गया है। जॉन डीवी के शिष्य थे और इनको प्रायोजना विधि के प्रवर्तक माना गया है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, प्रायोजना विधि की विशेषता, यहाँ पर देखिए प्रायोजना विधि की विशेषता आपको बताना है कौन सी है। यह विधि करके सीखने पर बल देती है। इस विधि में व्यवहारिकता को बल मिलता है। यह बालकों के मानसिक विकास में सहायक है या फिर ये सभी? तो यहाँ पर प्रायोजना विधि की विशेषता पूछी गई है, तो यह विधि करके सीखने पर भी बल देती है। इस विधि में व्यवहारिकता को भी बल मिलता है और यहाँ बालकों के मानसिक विकास में भी सहायक होती है प्रायोजना विधि। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ये सभी। चलिए, चौथा प्रश्न है प्रायोजना विधि के प्रकार। प्रायोजना विधि के कितने प्रकार होते हैं? 4, 2, 6 या फिर 9? बताइए कितने प्रकार होते हैं प्रायोजना विधि के? तो आपका राइट आंसर होगा 4। याद रखिएगा, प्रायोजना विधि के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? समस्यात्मक प्रायोजना, कलात्मक प्रायोजना जिसे आनंदात्मक प्रायोजना भी कहते हैं, तीसरा है अभ्यासात्मक प्रायोजना और चौथा है रचनात्मक प्रायोजना। ये 4 प्रकार के प्रायोजना विधि होती हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 5वां प्रश्न है प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया कब किया था? 1910 में, 1900 में, 1915 में या फिर 1920 में? बताइए प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1900 में। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1900 में किया था। चलिए, छठा प्रश्न है प्रायोजना विधि के सोपान है। यहाँ पर देखिए प्रायोजना विधि के सोपान बताना है कौन सा है। 4 विकल्प है आपके सामने। यहाँ पर 5 विकल्प रखे गए हैं। परिस्थिति का निर्माण, योजना का चयन, योजना निर्माण, योजना का क्रियान्वयन या फिर उपरोक्त सभी। वैसे प्रायोजना विधि के कितने सोपान होते हैं? यदि एग्जाम में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कितने सोपान होते हैं। 6 सोपान होते हैं, जिसमें 4 सोपान आपके सामने दिए हुए हैं और 2 सोपान और होते हैं। 5वां है मूल्यांकन का निर्माण और छठा है कार्य का लेखा जोखा करना। यानी कि ये 5 सोपान होते हैं प्रायोजना विधि के। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर उपरोक्त सभी। चलिए, 7वां प्रश्न है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को कहा जाता है। देखिए, जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है उसको और क्या कहा जाता है? आपके सामने 4 विकल्प हैं। सामाजिकृत अभिव्यक्ति, संज्ञात्मक अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति या फिर ये सभी? क्या कहा जाता है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को? आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा सामाजिकृत अभिव्यक्ति। याद रखिएगा, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को सामाजिकृत अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। 8वां प्रश्न है पर्यवेक्षित विधि के जन्मदाता कौन है? अब यहाँ पर देखिए जन्मदाता पूछा गया है। पर्यवेक्षित विधि के कौन है? जॉन डीवी है, डेजी मोरविन है, किलपैट्रिक है या फिर फ्रोबेल है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है पर्यवेक्षित विधि के जन्मदाता कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा डेजी मोरविन। याद रखिएगा, पर्यवेक्षित विधि के जन्मदाता डेजी मोरविन है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। खेल विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। यहाँ पर देखिए खेल विधि के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है। फ्रोबेल है, किंडर है, कोल्डवेल, कुक है या फिर गार्डन है? यहाँ पर आपको बताना है खेल विधि के प्रवर्तक किसको माना गया है। तो वो माना गया है कोल्डवेल कुक को। याद रखिएगा, खेल विधि के प्रवर्तक कोल्डवेल कुक को माना गया है।
अगला प्रश्न है 10वां, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलोसफी ऑफ प्ले किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? यहाँ पर देखिए जो पुस्तक है इसके बारे में आपको बताना है किसकी पुस्तक है। ड्यूलिक की है, गार्टल की है, फ्रोबेल की है या फिर कोल्डवेल कुक की है? तो याद रखिएगा जो फिलोसफी ऑफ प्ले पुस्तक है जो कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ये ड्यूलिक की पुस्तक है। यदि पहला वाला विकल्प आपने चुना होगा तो राइट आंसर पहला वाला होगा, 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। फिलोसफी ऑफ प्ले जो पुस्तक है ये ड्यूलिक की पुस्तक है। 11वां प्रश्न है, पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया? यहाँ पर साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसके द्वारा किया गया पूछा गया है। फ्रोबेल, मोंटेसरी, जॉन डीवी या फिर मेंजिल? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा मोंटेसरी। याद रखिएगा पढ़ना सिखाने के लिए जो साहचर्य प्रणाली का निर्माण किया है वो मोंटेसरी के द्वारा किया गया है। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। वहाँ विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है, वहाँ विधि कौन सी है? दूरस्थ विधि है, द्विभाषी विधि है, अनुकरण विधि है या फिर सूत्र विधि है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका अनुकरण विधि। अनुकरण विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है वो अनुकरण विधि है। चारों भाषाई कौशल कौन कौन से? 4 कौशल होते हैं जिसके बारे में आपको पता होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध उच्चारण का कारण है। यहाँ पर अशुद्ध उच्चारण का कारण आपको बताना है क्या है। प्रयत्न, लगाव है, वागेंद्रियों में विकार है, अक्षर ज्ञान है या फिर सामाजिक प्रभाव है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कमेंट्स के माध्यम से या फिर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वागेंद्रियों में विकार, ये अशुद्ध उच्चारण का कारण है इन चारों विकल्पों में से। तो राइट आंसर आपका बी वाला होगा। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी को इसके बारे में पता होगा कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी होती है। 42 मिनट, 28 मिनट, 36 मिनट या फिर 30 मिनट? तो ये होती है 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 36 मिनट की होती है। श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य कौन सा नहीं है पूछा गया है। एकाग्र चित्तता का विकास, लेखन गति का विकास, शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास या फिर वाचन गति का विकास? श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वाचन गति का विकास, ये श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए, हर्बट उपागम के पद हैं, कितने पद हैं ये तो सबको मालूम है। कितने पद हैं? 3, 5, 8 या फिर 9? बताने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा। जो हर्बट उपागम के पद हैं वो कितने बताए इन्होंने? 5 पद बताए। कितने बताए हैं? 5। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि है, व्यास विधि है, उद्बोधन विधि या फिर खंडान्वयन विधि है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उद्बोधन विधि। याद रखिएगा गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि उद्बोधन विधि होगी। 18वां प्रश्न है, शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? हर्बट की, जॉन डीवी की, ब्लूम की या फिर मॉरिसन की? शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा मॉरिसन। याद रखिएगा शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? मॉरिसन की देन है। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है। यहाँ पर देखिए भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप कौन सा है? सुनना, लिखना, पढ़ना या फिर उच्चारित करना? सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्प पढ़ते ही आप आंसर लगा सकते हैं। लिखना, लिखित अभिव्यक्त रूप पूछा गया है तो लिखना है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। रंगमंच अभिनय विधि है। यहाँ पर देखिए रंगमंच अभिनय विधि गद्य की है, पद्य की है, नाटक की है या फिर ये सभी? यदि आप उन 500 प्रश्नों को देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर होगा नाटक की। जो रंगमंच अभिनय विधि है वो किसकी विधि है? नाटक की विधि है। उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। यहाँ पर देखिए उद्बोधन विधि का उपभेद कौन सा नहीं है पूछा गया है। दृश्य विधान, अभिनय, कहानी या फिर अनुवाद? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अनुवाद। याद रखिएगा जो अनुवाद है ये उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है, बाकी दृश्य विधान, अभिनय और कहानी ये तीनों ही उद्बोधन विधि के उपभेद है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षा
स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती। यहाँ पर देखिए व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जा सकती, ये पूछा गया है। भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या फिर पाठ्य पुस्तक विधि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाषा संसर्ग विधि। याद रखिएगा व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से भाषा संसर्ग विधि में नहीं दी जाती। तो राइट आंसर आपका पहला वाला होगा। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है पूछा गया है। वैधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता या फिर व्यापकता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आत्मनिष्ठता। याद रखिएगा एक अच्छे मूल्यांकन की जो विशेषता नहीं होगी वो आत्मनिष्ठता नहीं होगी। वैधता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता, ये तीनों ही एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है। यानी कि ये कौन सी विधि है जो मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, कौन सी विधि में पढ़ाया जाता है। गठन विधि में, प्रत्यक्ष विधि में, वेस्ट की विधि में या फिर परोक्ष विधि में। क्या आंसर आएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा परोक्ष विधि में। याद रखिएगा परोक्ष विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। रचना शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है पूछा गया है। भाषा संसर्ग विधि, प्रवचन विधि, निर्देशन विधि या फिर प्रश्नोत्तर विधि। रचना शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है, जल्दी से कमेंट्स के माध्यम से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा भाषा संसर्ग विधि। याद रखिएगा भाषा संसर्ग विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है। बाकी प्रवचन विधि, निर्देशन विधि और प्रश्नोत्तर विधि, ये तीनों ही रचना शिक्षण की विधियां हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से हर्बटी विधि से संबंधित कौन सा कथन सत्य। यहाँ पर सत्य लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से हर्बटी विधि से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। इस विधि के प्रवर्तक हर्बट है, बिल्कुल सही है। इस विधि में 5 सोपानों का अनुसरण किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ विधि स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित है। जो तीसरा वाला विकल्प है ये भी सही है, यानी कि जो तीनों विकल्प हैं ये हर्बटी विधि से संबंधित सत्य कथन है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निगमन विधि का सिद्धांत है। जो निगमन विधि का सिद्धांत है वो किस प्रकार का है। विशेष से विशेष की ओर है, सामान्य से विशेष की ओर है, विशेष से सामान्य की ओर है या फिर सामान्य से सामान्य की ओर है। निगमन विधि के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होना चाहिए सामान्य से विशिष्ट की ओर या फिर सामान्य से विशेष की ओर। निगमन विधि का सिद्धांत सामान्य से विशेष की ओर होगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। विश्लेषणात्मक विधि के प्रयोग होता है, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है शब्द से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य या फिर वाक्य से पैराग्राफ। क्या प्रयोग होता है विश्लेषणात्मक विधि में, जल्दी से बताइए क्या होगा 28वें प्रश्न का आंसर। 28वें प्रश्न का आंसर होगा शब्द से वर्ण। याद रखिएगा विश्लेषणात्मक विधि में शब्द से वर्ण प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, इकाई विधि के किस सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है। यहाँ पर देखिए इकाई विधि का वो कौन सा सोपान है जिसमें गृह कार्य प्रदान किया जाता है। प्रथम है, तृतीय है, षष्ठम है या फिर चतुर्थ है। तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा चतुर्थ। याद रखिएगा इकाई विधि के चतुर्थ सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यवसाध्य मानी जाती है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यवसाध्य मानी जाती है। सैनिक विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि या फिर अनुकरण विधि। यहाँ पर अपेक्षाकृत व्यवसाध्य कौन सी विधि मानी जाती है पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा भाषा शिक्षण यंत्र विधि। इसको अपेक्षाकृत व्यवसाध्य विधि माना जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बी वाला। जैसा कि मैंने आपको बताया था टोटल 30 प्रश्न मिलेंगे। अब आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आया। आई होप, मैं आशा करूंगा कि आपको 30 में से 30 नंबर आए होंगे। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।